लेकिन संगठन कैसे चलाया जाता है, संगठन कैसे बनाया जाता है, और जब कोई विपरीत परिस्थिति निर्माण हो जाए तो संगठन को कैसे बचाया जाता है, और अगली पीढ़ी को संगठन या जो विचारधारा है वो ट्रांसफर कैसे किया जाता है। मैं पूरे भारत में घूमता रहता हूँ, कई स्टेट में मैं घूमता रहता हूँ, कई जिले में मैं जाता हूँ, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको संगठन चलाने की, बनाने की, बचाने की और हस्तांतरित करने की जानकारी नहीं होती है, लेकिन वो लोग संगठन बना लेते हैं, बाद में ये होता है कि एक्सीडेंट कर जाता है। जहाज अगर चलाने न आए, मैं ऐसा मानता हूं कि संगठन चलाना जहाज चलाने से भी ज्यादा खतरनाक है। ये कोई साधारण बात नहीं है लोगों के समूह का नेतृत्व करना। तो बगैर सीखे अगर हम लोग कोई काम करेंगे तो एक्सीडेंट होगा। कुछ लोग नकल मार के संगठन बनाते हैं, कुछ लोग देखी देखा संगठन बनाते हैं, कुछ लोग व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने के लिए संगठन बनाते हैं, कुछ लोग नेतागिरी करने के लिए संगठन बनाते हैं। साथियों, संगठन बनाना गलत बात नहीं है, लेकिन संगठन कैसे चलाया जाता है इसकी ट्रेनिंग लिए बगैर संगठन चलाना ये गलत बात है, ये गलत बात है। दूसरी चीज साथियों, हमारे समाज में हमारे महापुरुषों ने आंदोलन किया, और जब भी इस देश में आंदोलन हमारे महापुरुषों ने किया, अगर हम बाबा साहब की बात करें, ज्योतिबा फुले जी की बात करें, मान्यवर कांशीराम साहब की बात करें, तो जब भी इस देश में लोगों ने परिवर्तन की बात की है तो कुछ लोगों ने विरोध किया है और कुछ लोगों ने समर्थन किया है। बाबा साहब अंबेडकर का फोटो हर आदमी अपने संगठन में लगाता है, हर आदमी अपने राजनीतिक पार्टी में लगाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब बाबा साहब अंबेडकर ने अपना काम चालू किया तो उनका विरोध नहीं हुआ। मैं जब सहारनपुर जिले में गया तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ एक आदमी का समाधि बना था और मैं उसके सामने रुका हुआ था, तो उन लोगों ने ये बताया कि ये जो आदमी है इनका कुछ टीम है। और जब बाबा साहब अंबेडकर सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर आए तो उन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर गो बैक का नारा दिया। हमारे लोग थे, हमारे लोग थे, और बाबा साहब अंबेडकर स्टेशन पे उतर नहीं पाए, उनको अगले स्टेशन पे उतरना पड़ा। तो ऐसा नहीं है, विरोध का भी एक सिद्धांत है। विरोध का सिद्धांत यह है कि जब आप अच्छा काम करेंगे तो गलत लोग विरोध करेंगे, जब आप गलत काम करेंगे तो अच्छे लोग विरोध करेंगे। तो बाबा साहब अंबेडकर गलत काम तो कर नहीं रहे थे, तो इसका मतलब विरोध करने वाले लोग कौन थे? साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब, डीके खापर्डे और दीना भाना जी ने जब बाम सेफ की स्थापना की तो उस समय डीके खापर्डे जी एक बात बोलते थे, और उन्होंने दृष्टिकोण किताब में ये लिखा है कि समर्थन और विरोध दोनों साथ साथ चलता है। समर्थन और विरोध दोनों साथ साथ चलता है। तो जब समर्थन और विरोध दोनों साथ साथ चलता है तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में जो आपका समर्थन कर रहे हैं उनका साथ लीजिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए, और जो लोग विरोध कर रहे हैं आप उनको समझाइए, उनसे उलझने की जरूरत नहीं है। अगर हम उनसे उलझेंगे, आपने वो कहावत तो सुनी है कि बांझ जब उड़ता है तो बांझ के गर्दन पे, उसके सिर पे कौवा बैठ के चोंच अगर मारता है, इस तरह मारेगा तो उसको ब्लड निकलेगा, लेकिन वो बांझ जो है उससे उलझता नहीं, वो अपनी ऊंचाई और बढ़ा देता है, वो अपनी ऊंचाई और बढ़ा देता है। एक समय ऐसा आता है कि वो इतना ऊपर चला जाता है कि कौवा जो होता है उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, वो गिर जाता है। सामाजिक संगठन को चलाने वाले लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग समर्थन कर रहे हैं ईमानदारी से अपने काम को आगे बढ़ाएं, और संगठन कभी बंद नहीं होगा बनना। कुछ लोग कहते हैं कि सारे संगठन को एक मंच पे ला दें, ऐसा नहीं हो सकता है। इस फार्मूले को भी मान्यवर कांशीराम साहब ने रिजेक्ट कर दिया था, ये बहुत बड़ी बात है। साथियों, हमारे महापुरुषों ने हम लोगों को
विचारधारा के संदर्भ में ये बताया कि भारत में दो प्रकार की विचारधारा है। पहला है ब्राह्मणवादी विचारधारा, कुछ लोग मनुवादी विचारधारा भी बोलते हैं, और दूसरा है अम्बेडकरवादी विचारधारा, साहू फुल्ले अम्बेडकरी की विचारधारा। तो साथियों, हम लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि विचारधारा अगर दो प्रकार की है, एक ब्राह्मणवादी विचारधारा और दूसरा अम्बेडकरवादी विचारधारा, तो ये बात हम लोगों को समझ में आया कि अर्थव्यवस्था भी दो प्रकार की है। जैसे हमारे समाज में सामाजिक आंदोलन चल रहा है, हमारे समाज में धार्मिक आंदोलन चल रहा है, हमारे समाज में राजनीतिक आंदोलन चल रहा है, लेकिन हमारे समाज में आर्थिक आंदोलन नहीं चल रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्लान बनाया, हम लोगों ने दिल्ली में 300 लोगों की बैठक करके ये तय किया कि अब ये जो चौथा पिलर है आर्थिक आंदोलन, अब इस पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो साथियों, आर्थिक आंदोलन अर्थव्यवस्था पे टिका हुआ है, और अर्थव्यवस्था भी जिस तरह से ब्राह्मणवादी विचारधारा और अम्बेडकरवादी विचारधारा है, उसी तरह से अर्थव्यवस्था भी दो है। पहला ब्राह्मणवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा अम्बेडकरवादी अर्थव्यवस्था। जितनी जल्दी ये बातें हम लोगों को समझ में आ जाएगी, अम्बेडकरवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण करके हम लोग अपने समस्त समस्याओं का समाधान कर लेंगे। साथियों, अम्बेडकरवादी अर्थव्यवस्था ये बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है। कुछ बातें ऐसी है जो हम लोग कैडर में बताते हैं, और कुछ बातें ऐसी है जो हम लोग मंच पर नहीं बताते हैं। हम प्रशिक्षण लेते हैं, और प्रशिक्षण का हम लोगों ने कोड बनाया, कोड 1, कोड 2, कोड 3, कोड 4। तो जो कोड 1 की कैडर में बैठेगा वही 2 में जाएगा, जो 2 वाला का कोड का लेगा उसको सर्टिफिकेट भी देंगे, वही 3 में जाएगा। क्लास करके कैडर का भी क्लास करना पड़ेगा, तब जाके ये व्यवस्था समझ में आएगी। साथियों, इस देश में ब्राह्मणवादी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था पर ब्राह्मणों का नियंत्रण है। इस देश में आप मंदिर के किनारे चले जाइए, कितने भिखारी हैं, उन भिखारियों के ऊपर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है क्या? क्या जिला अधिकारी जो होता है जिले का, उसकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता? पैसे की कमी है हमारे देश में। लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है, इस देश में भिखारियों की जनसंख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि भारत में ब्राह्मणवादी अर्थव्यवस्था है। और जब तक इस देश में ब्राह्मणवादी अर्थव्यवस्था रहेगा, मनुवादी अर्थव्यवस्था रहेगा, हमारे देश में भिखमंगों की संख्या बढ़ती रहेगी। और जब इस देश में अम्बेडकरवादी अर्थव्यवस्था का हम निर्माण करेंगे, तो एक भी भिखारी आपको दिखेगा नहीं चौराहे पर, एक भी भिखारी को हम छोड़ने वाले नहीं है। और ऐसा हम क्यों करेंगे? हम समाधान क्यों करेंगे? हम समाधान इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे शरीर में उनका ब्लड है कि जब भी हम लोगों को अधिकार देने की बात आई, तो हम लोगों ने लोगों के साथ न्याय किया। इस आधार पर मैं ये बात कर रहा हूं, हम लोगों ने लोगों के साथ न्याय किया। जब ब्राह्मणों ने मनुस्मृति लिखी, जब उनको अधिकार देने की बारी आई, तो उन लोगों ने SC ST OBC के लोगों को अधिकार नहीं दिया। अब अर्थव्यवस्था पे उन्हीं लोगों का कब्जा है जिन लोगों ने हम लोगों को अधिकार वंचित किया। तो अब वो हम लोगों को अधिकार कहां से दे देंगे? तो इसलिए अगर हमारे महापुरुषों को जब अधिकार मिला, जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला नहीं, सबको अधिकार दूंगा, सबको अधिकार दिया गया। तो साथियों, अगर इस देश की अर्थव्यवस्था पर हमारे लोगों का नियंत्रण होगा, तो हम सबके साथ न्याय करेंगे। ये हमारे ब्लड में है। पिछला इतिहास उठाकर लोग देख सकते हैं कि हमारे ब्लड में, हमारे खून में बेईमानी नहीं है। चाहे हमें राजनीति में मौका मिला तो भी हमने अच्छा काम किया, सबसे अच्छा सरकार चला कर दिखाया। हम लोगों को अगर इस देश में अर्थव्यवस्था में प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा तो पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे, क्योंकि हमारा इतिहास अच्छा इतिहास है। और 2-3 मुख्य बातें 1-2 में बता के अपनी बात को समाप्त करूंगा। साथियों, इस देश में हम लोग बहुजन व्यापार परिषद और बहुजन प्रोडक्ट के माध्यम से आर्थिक आंदोलन का आगाज कर दिए हैं। कुछ लोगों को सुन के अजीब लगता होगा कि यह अम्बेडकरवादी अर्थव्यवस्था क्या है, ये नया शब्द है, ये अम्बेडकरवादी अर्थव्यवस्था क्या है। लेकिन साथियों, जब इंसान इस देश में पैदा हुआ तो पहले बिना कपड़ों का था,
जब कपड़े का पता चला होगा तो लोग सोचेंगे कपड़ा क्या चीज होता है, लेकिन लोग कपड़ा पहने। फिर उसके बाद हमारे जैसे 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 महापुरुष पैदा हुए तो कुछ न नई नई चीजें आने लगी। तो साथियों, सवाल ये है कि इस देश में हम लोग अम्बेडकरवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण क्यों करना चाहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत खास बात बता रहा हूं कि इस देश में हम लोग अम्बेडकरवादी व्यवस्था का निर्माण क्यों करना चाहते हैं। नंबर एक, जो बहुजन समाज के विरोधी लोग हैं, जो लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, जो लोग हमारे आरक्षण का विरोध करते हैं, उन लोगों से हमने कई बार पूछा कि भाई आप लोग आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं। क्योंकि आरक्षण जो है वो लोकतंत्र का प्राण तत्व है, बिना आरक्षण के तो लोकतंत्र हो ही नहीं सकता है। तो फिर आप लोग आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं। तो उसमें से कुछ लोगों ने अलग अलग तर्क दिया। एक आदमी ने हम लोगों को ये बताया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, सरकार के पास जो रिवेन्यू जाता है, सरकार के पास जो 24 लाख करोड़ एक साल में या 30 लाख करोड़ जितना भी भारत का टर्नओवर होता है, जो रिवेन्यू जाता है, उस रिवेन्यू को पहुंचाने का काम व्यापारी करता है। और व्यापारी करता है, और व्यापारी नंबर एक रिस्क लेता है, अपनी पूंजी लगाता है, अपना दिमाग लगाता है, अपना बुद्धि हुनर लगाता है। अगर पैसा डूब गया तो कुड़की उसके घर की हो जाती है, नीलामी हो जाती है, उसको पुलिस वाला पकड़ के बंद कर देगा। इतना सारा रिस्क लेने के बाद व्यापारी जो है व्यापार करता है, और उसके बाद जो रिवेन्यू का पैसा सरकार में से जाता है, तो ये SC ST OBC के लोग बोलते हैं कि मुझे दे दो इसमें से। तो इनके जो आरक्षण के तहत जो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की जो नौकरी लगी है, इनके नौकर ये बोलते हैं कि इस पैसा में से हमें दे दो। आपके समाज का क्या योगदान है रिवेन्यू कलेक्शन में? केवल यही कि आप सामान खरीदते हो, रिस्क तो नहीं लेते ना, जेल तो वो जाएंगे। उस आदमी ने मुझे ये बात बताया। जब उस आदमी ने मुझे ये बात बताया तो मैंने कहा कि मान्यवर, हो सकता है कि आपकी बात सही हो, लेकिन आरक्षण का मतलब कुछ और है। अगर आपको ये शिकायत है कि हमारे समाज में कोई राष्ट्रीय लेवल का रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई संगठन नहीं है, व्यापार नहीं है, जो हम इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना प्रतिनिधित्व शामिल कर सकें, तो कोई बात नहीं है, हम कर लेंगे। अब हम ऐसा करेंगे, जब हमारा कई लाख करोड़ का रिवेन्यू सरकार के पास जाएगा, तो उस पैसे से जब हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को सैलरी मिलेगी, या प्राइवेट लोगों को संरक्षण मिलेगा, या देश के विकास के लिए काम होगा, तब तो ये जो हमारे ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग लायक नहीं है, इसका दूसरा अर्थ है नालायक है, तो उसके बाद तो ये लगाएंगे नहीं। और इसके बाद ये हमारे ऊपर आरोप क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इनके रिवेन्यू कलेक्शन का, इनका जो व्यापार का पूरा ढांचा है, ये हमारे लोगों के ऊपर टिका हुआ है। कांसीराम साहब जब आए तो कांसीराम साहब ने देखा कि अरे वोट हमारा है और राज इनका चल रहा है, हमसे वोट लेके ये सरकार बना रहे हैं और हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, हमें नीच ठहराते हैं। तो साथियों, ये बात हम लोगों को भी समझ में आई कि खरीदार अगर हमारे हैं तो व्यापार उनका क्यों चल रहा है। जब वोट हमारा है, राज हमारा है, खरीदार हमारे हैं, तो व्यापार और उद्योग भी हमारा ही होना चाहिए। इसलिए उनका जो अर्थव्यवस्था जो उनका है, वो हमारे लोगों के ऊपर टिकी हुई अर्थव्यवस्था है। जब हमारे लोग अपने विचार में परिवर्तन कर देंगे, जब हमारे लोग ये तय कर लेंगे कि अम्बेडकरवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए हमें कहाँ से खरीदारी करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि कहाँ से करना है, कहाँ से नहीं करना है, किसका सामान खरीदना है, किसका नहीं खरीदना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जब ये हमारे लोगों को समझ में आ जाएगा कि अम्बेडकरवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए, हम लोगों को अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए खरीदारी कहाँ से करना है, तो हम लोग इस देश में अम्बेडकरवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण कर देंगे। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं?
अर्थव्यवस्था उत्पादन, विक्रय और कर, इसी पर अर्थव्यवस्था टिका हुआ है। माल बनाना है, बेचना है, खरीदना है, देश की अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी हुई है। तो साथियों, सबसे पहला नंबर ये है कि हम लोग इस देश में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उद्योग जगत में अपने समाज का संवैधानिक दायरे में रहकर प्रतिनिधित्व स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, वो लोग आरोप लगाते हैं हम लोगों के ऊपर कि इनको तो मांगने की आदत पड़ गई है। कभी ये बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दे दो। अरे कुछ करना धरना है कि केवल मांगना ही है? तो हम कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने बोला कि यहाँ क्या, ये दिल्ली में क्या चल रहा है? बोला साहब यहाँ भी धरना प्रदर्शन रैली हुई थी। हमने कहा क्या मांग थी आप लोगों की? बोला प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए। हमने बोला इससे क्या होगा? बोला हमें नौकरी मिल जाएगी। हमने कहा आपको लग रहा है कि वो आरक्षण देंगे प्राइवेट सेक्टर में? बोला नहीं। तो हमने कहा फिर क्यों कर रहे हो आंदोलन जब नहीं लग रहा है? बोला नहीं, दबाव बनाएंगे, हो सकता है कि हमें दे दें। हमने बोला अगर वो आप लोगों को आरक्षण नहीं देंगे तो कोई बात नहीं है, हम अपनी फैक्ट्री लगाएंगे ना, हम लोग अपना व्यापार चालू करेंगे। जब हमारे लोगों की अपनी फैक्ट्रियां होंगी तो हम खुद ही आरक्षण दे देंगे, हमें मांगने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को मांगने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, उन लोगों का ये आरोप है कि ये जो बहुजन समाज के लोग हैं ये अपनी विरासत खड़ी करने के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। जो विरासत हमारे द्वारा खड़ी की जाती है ये लोग उसमें मांगते हैं, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। तो इसलिए कांसीराम साहब को जब ये बात समझ में आई तो उन्होंने मांगने वाले समाज को देने वाला समाज बनाया। राजनीतिक क्षेत्र में जो काम मान्यवर कांसीराम साहब ने राजनीतिक क्षेत्र में किया, बाबा साहब अंबेडकर ने सामाजिक क्षेत्र में, फुल्ले जी ने सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में किया, अब वही काम हम सब लोगों को मिलकर आर्थिक क्षेत्र में भी करना पड़ेगा। साथियों, दूसरा, अब तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस देश में हम लोग आर्थिक आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तीसरी बात कि इस देश में हमारे लोग बहुत गरीब हैं। मैं तो 19 साल से घूम रहा हूँ पूरे भारत में। जब 2002 में मेरे दिमाग में समझ में आया कि इस देश में आर्थिक आंदोलन भी चलना चाहिए, तो जब मंच पे मेरी उम्र कम थी, लोग मुझे बुलवाते थे, तो जब मैं आर्थिक आंदोलन के विषय में बोलने का प्रयास करता था तो जो आयोजक लोग थे वो उतार देते थे, अरे यार आप व्यापार की बात करने लगे, समाज की बात करिए। तो उस समय मेरी उम्र कम थी, इसलिए मुझे अपनी बात को कैसे रखा जाता है ये तरीका पता नहीं था। तो बामसेफ के एक सीनियर कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि कम उम्र में ज़्यादा सोचने से यही होता है। हम कहा सर मतलब? बोले कम उम्र में ज़्यादा इंटेलिजेंट वाला बात करोगे तो तुमसे तो ज़्यादा उम्र का है वह स्वीकार करेगा। मतलब अभी आपको और सीखना पड़ेगा। तो हमने बोला सर सीखने में कितना टाइम लगेगा? बोले कम से कम 10-15 साल में अपनी बात कैसे रखी जाती है ये समझ में आएगा। हमने बोला 15 साल, 2002 चल रहा है, कैसे सीखूंगा कहाँ? तो उन लोगों ने बोला कि आपको बामसेफ ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि बामसेफ एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो वहाँ पर लोगों के अंदर समझ विकसित करती है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं मात्र केवल समझने के उद्देश्य से कि अपनी बात को कैसे रखते हैं, कैसे समझाते हैं, मैंने उस समय आर्थिक आंदोलन की जो शुरुआत हम लोगों ने की थी, वो फैक्ट्री हम लोगों ने एक लगाई थी, एक हमारे मित्र थे जिला पंचायत सदस्य, वो हमने बंद कर दी। तो लोगों ने पूछना चालू कर दिया, भाई इतना खतरनाक निर्णय? बोला उम्र कम है, अभी सीखना है, सीख लेंगे तो फिर प्रयास करेंगे, हो सकता है कि 10-20 साल में हम इस देश की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कर लें। तो साथियों 14 साल लगातार सीखने के बाद, काम करने के बाद हम लोगों को ये बात समझ में आई कि इस देश में अब अर्थव्यवस्था पे काम करना बहुत ज़रूरी है। साथियों हमारे लोग बहुत गरीब हैं। जिन लोगों की सैलरी 2.5 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है, 50,000 रुपये है, उसमें से जो गरीबी से पढ़ के आए हैं उनको गरीबी का एहसास है, लेकिन जिनके पिताजी की सैलरी 1 लाख रुपए है और उनके लड़के की नौकरी लग गई, उसको गरीबी का एहसास नहीं है। मैं प्रैक्टिकल करके देखा हूँ,
प्रैक्टिकल करके देखा हूँ, उनको गरीबी का एहसास नहीं है। वो अपने घर में बाबा साहब की फोटो तो लगाते हैं, वो अपने घर में बुद्ध की फोटो लगाते हैं, माला भी चढ़ाते हैं, लेकिन पिताजी नौकरी में थे, उनकी नौकरी लग गई, इसकी वजह से उनको गरीबी का एहसास नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोगों को नहीं है, कुछ लोगों को नहीं है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है गरीबी का एहसास हो। हमारे लोग साथियों इतने गरीब हैं कि लोगों के पास जब आँख खराब हो जाता है तो आँख का इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, दूध का पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों के स्कूल का फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं है। हमारा समाज आत्मनिर्भर और स्वावलंबी और स्वाभिमानी कैसे बनेगा? केवल बातों से नहीं होगा। इसलिए साथियों, बस 2 मिनट और, हाँ, इसलिए साथियों एक किताब भी हम लिख रहे हैं, बतौलेबाज क्रांतिकारी। जब मार्क्सवाद का आंदोलन चला तो मार्क्सवाद के आंदोलन में देखा ये भाषण वाले लोग बहुत हो गए हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो उन्होंने किताब लिखा लबबाज क्रांतिकारी। तो उसी के तर्ज पे एक किताब हम लिख रहे हैं जिसका नाम है बतौलेबाज क्रांतिकारी। और दूसरा एक किताब हम लिख रहे हैं, कांसीराम साहब ने लिखा चमचा युग, तो हम लिख रहे हैं चिरकुट। चिरकुट इसको पढ़िएगा, ये काफ़ी शोध के बाद ये सारी चीज़ें हम लोग निकाल रहे हैं साथियों। बस अभी जैसे समय हो गया, बस 1 मिनट में अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। कहना तो बहुत सारी चीज़ था लेकिन ठीक है। अच्छा साथियों एक चीज़ और है कि भारत में प्रत्येक आदमी के साथ आर्थिक न्याय होना चाहिए। भारत में प्रत्येक आदमी के साथ आर्थिक न्याय तभी संभव है जब इस देश में जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उनके हाथ में अर्थव्यवस्था आएगी। अब कुछ लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि देखिए समझ का अंतर होता है। एक आदमी फेसबुक पे मुझे कमेंट कर रहा है, कह रहा है कि अरे अर्थव्यवस्था पे कब्जा करने से थोड़ा होगा, राजनीति से सब कुछ हो जाएगा। बताइए, दिमाग का फर्क है। मैंने ये नहीं कहा कि राजनीति से नहीं होगा, मैंने तो बोला अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होना चाहिए। राजनीति होगा तो राजनीति से सुरक्षा ही तो होगा। जो अर्थव्यवस्था पे आप कंट्रोल करेंगे तो राजनीति उसकी सुरक्षा करेगी। राजनीति अगर आपकी सरकार बन गई तो ट्रक में पैसा लाद के कोई आपका दरवाजा खटखटाएगा क्या कि हमारी सरकार बन गई, हम आपको पैसा देने के लिए आए हैं, बताइए कितना चाहिए? तो हम कहेंगे दे दो 2 करोड़ रुपए। सरकार पैसा बांटने का काम थोड़ा करेगी। इसीलिए कांसीराम साहब बोलते थे कि समाज को तैयार किए बगैर अगर आप राजनीति में जाओगे तो वो बाबा साहब बोलते थे हल्का हवा सा झोंका खाएगा और उखाड़ देगा। साथियों, हम लोगों को समाज को तैयार करना पड़ेगा। हमें अपनी फिल्म इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी। हम लोगों ने बनाया है, अभी हम अखबार भी निकालने वाले हैं साथियों, हमारे पत्रकार भी होंगे। हर सेक्टर में हम जाने वाले हैं और अपने लोगों को कैडर वाइज तैयार करके इस देश के अर्थव्यवस्था पे हमारे लोगों का नियंत्रण स्थापित हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना और अम्बेडकरवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए आप लोग हम लोगों का सहयोग करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। साथियों, बाहर बहुजन प्रोडक्ट भी लगा हुआ, उसको भी देख लीजिएगा, अगर जरूरत हो तो खरीद भी लीजिएगा और लड़के का नंबर भी ले लीजिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।